Brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे जांच स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। एंड देन देयर वर नन। ये अगाथा क्रिस्टी के मशहूर नोवेल का नाम है। कहानी कुछ ऐसी कि 10 लोगों को एक सुदूर द्वीप पर आने का न्योता मिलता है। वे पहुंचते हैं लेकिन मेजबान नहीं आता। फिर मेहमान एक एक कर मरने लगते हैं। अंत में जब पुलिस द्वीप पर पहुंचती है तब तक सबकी मौत हो चुकी होती है। जापान में अमेरिका के राजदूत रेम इमैनुअल के मुताबिक ये पटकथा चीन में हूबहू दोहराई जा रही है। 8 सितंबर को उन्होंने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कैबिनेट का लाइनअप अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वर नन की याद दिला रहा है। पहले विदेश मंत्री चिनगांग गायब हुए, उसके बाद रॉकेट फोर्स के कमांडर्स लापता हुए और अब रक्षा मंत्री ली शांगफू 2 हफ्तों से नहीं दिखे हैं। बेरोजगारी की इस रेस में कौन आगे निकलेगा, चीन के युवा या शी की कैबिनेट? इमैनुअल की इस पोस्ट को भी 5 दिन बीत गए हैं मगर ली की कोई अपडेट नहीं मिली है। चर्चा है कि उनका हश्र भी चिनगांग जैसा हो सकता है, जिनको दिसंबर 2022 में विदेश मंत्री बनाया गया था। जून 2023 में वो गायब हो गए। फिर 25 जुलाई को उन्हें कुर्सी से बर्खास्त कर दिया गया। ली शांगफू की कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे ली शांगफू कौन है और किधर गायब हुए और क्या जिनपिंग मिलिट्री में फेरबदल करने वाले हैं। साथ ये भी बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी ट्रेन 4 बरस बाद देश से बाहर क्यों निकली। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले कहानी चीन के गायब रक्षा मंत्री ली शांगफू की। अक्टूबर 2022 में चीन में नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई। नेशनल कांग्रेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा अंग है। इसकी बैठक 5 बरस में एक बार होती है। इसमें अगले 5 बरस के लिए पार्टी के शीर्ष अधिकारियों का चुनाव होता है और भविष्य की योजनाओं पर फैसला लिया जाता है। अक्टूबर 2022 वाली बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। नंबर 1, शी जिनपिंग को सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी का तीसरा टर्म मिला। ये रुतबा सिर्फ माओ जेडोंग को हासिल हुआ था। माओ आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। सीसीपी में रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रही है। तीसरा टर्म लेते समय जिनपिंग ये सीमा पार कर चुके थे, फिर भी वो रिटायर नहीं हुए। इस फैसले से साफ हो चुका था कि चीन में वही होगा जो जिनपिंग चाहेंगे। इसका सीधा असर दूसरे फैसलों पर भी दिखाई दिया। नंबर 2, सीसीपी की पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी यानी कि पीएससी में शामिल 7 में से 4 लोगों को बदल दिया गया। इसमें जिनपिंग के वफादार लोगों को भरा गया था। पीएससी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे ताकतवर इकाई है, अहम मुद्दों पर अंतिम फैसला लेती है। जनरल सेक्रेटरी भी इसके मेंबर होते हैं। तीसरा फैसला मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। चीन 1 पार्टी स्टेट है यानी एक पार्टी का वर्चस्व है। सीसीपी ही सरकार चलाती है, सेना भी चलाती है। चीन की सेना का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए। ये सीसीपी का हिस्सा है। सेना का नेतृत्व सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी करती है। इसमें 7 लोग होते हैं। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशन से जुड़ी नीतियां तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर सीएमसी के मुखिया पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होते हैं जो कि फिलहाल शी जिनपिंग हैं। ऊपर के 2 पदों पर सिविलियन नेता होते हैं, बाकी सीटों पर सेना के शीर्ष अफसरों को जगह दी जाती है। अक्टूबर 2022 वाली बैठक के टाइम सीएमसी के 7 में से 5 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन सिर्फ 3 को बदला गया। 3 में से एक नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, ली शांगफू। वो सीएमसी में इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिवीजन की कमान संभाल रहे थे। उससे पहले स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को भी उन्होंने लीड किया। ये जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसके जरिए वो सेना को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहते थे। इसी मकसद से शांगफू को सीएमसी में जगह दी गई थी। मार्च 2023 में उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। इस प्रमोशन की 3 बड़ी वजहें थी। नंबर 1, मॉडर्न आर्मी। 2012 में सत्ता संभालने के बाद जिनपिंग ने आर्मी को मॉडर्न बनाने पर फोकस किया। इसके तहत एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया। सेना के अंदर कई बड़ी संस्थाएं बनाई गईं। ली शांगफू का बैकग्राउंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग का रहा है। उन्होंने जिनपिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स को लीड भी किया था, इसलिए उन्हें आगे लाया गया। नंबर 2, रेड बैकग्राउंड। अक्टूबर 2022 में द डिप्लोमैट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शांगफू पार्टी के प्रति वफादार तो हैं ही, उनके पास तकनीकी ज्ञान भी है। ये शी जिनपिंग के विचारों से मेल खाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ली शांगफू के पिता ने माओ के लॉन्ग मार्च में हिस्सा लिया था। 1930 के दशक में चियांग काई शेक की सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी को मिटाने के लिए हमला किया
माओ को बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ा। 80,000 से ज्यादा लोग निकले सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। 6,000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर पैदल पूरा किया। अंत में 5,000 से भी कम लोग बचे। इनमें से एक ली शांगफू के पिता भी थे। कम्युनिस्ट क्रांति के बाद उन्होंने कोरियन वॉर में हिस्सा लिया, फिर रेलवे फोर्स के कमांडर वो रहे। शी जिनपिंग के पिता भी माओ की सेना में थे, बाद में पार्टी में बड़े पद पर रहे। इस कनेक्शन की वजह से भी जिनपिंग से करीबी बढ़ गई। नंबर 3, अनुभव। चीनी मीडिया में ली शांगफू को रियल प्रोफेशनल विषय का जानकार माना जाता है। उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग ली। 31 बरसों तक शिचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में काम किया। उनकी निगरानी में चीन ने पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया। साल 2015 से 2017 तक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स को लीड भी उन्होंने किया। फिर इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिवीजन में आए। इसी दौरान सुखोई फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। माना गया कि ली का अनुभव और उनकी विद्वता सीसीपी के अंदर की लाल फीता शाही को खत्म करने में कारगर होगी और जरूरी फैसले सही समय पर लिए जा सकेंगे। डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर ली का कार्यकाल ठीक रहा है। अप्रैल में वो पहले विदेश दौरे पर रूस गए, वहां राष्ट्रपति पुतिन से मिले, संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। उसी महीने भारत भी आए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की। साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद पहली बार कोई चीनी रक्षा मंत्री भारत आया था। जून 2023 में अमेरिका के साथ संबंधों पर बड़ा बयान भी दिया। बोले युद्ध दोनों के लिए असहनीय होगा, बातचीत ज्यादा जरूरी है। इस बयान को समझदारी भरे कदम के तौर पर देखा गया। चर्चा चली कि चीन अपनी नीति बदल रहा है, वो डिफेंस में भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रास्ता अपना रहा है। ये चीन की तयशुदा नीति में हुआ एक बड़ा बदलाव था, लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि नीति बदलती, नजारा बदल गया। 29 अगस्त को बीजिंग में सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करने के बाद ली शांगफू गायब हो गए। आज 12 सितंबर है। 15 दिनों में उनकी एक झलक तक दिखाई नहीं दी है। अफवाहें उड़ रही हैं कि उनका हश्र पूर्व विदेश मंत्री चिनगांग जैसा होगा। चिनगांग के साथ क्या हुआ था ये भी आपको बता देते हैं। वो 25 जून 2023 से गायब हैं। 3 महीने बाद भी उनके बारे में कोई जानकारी पब्लिक में नहीं आई है। इस बीच सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। पुराने विदेश मंत्री वांग यी को फिर से उसी कुर्सी पर बिठा दिया गया। चीन ने इस बदलाव की कोई वजह भी नहीं बताई। चिनगांग की गुमशुदगी के बारे में हमने दुनियादारी में पहले विस्तार से बात की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके मन में एक और जरूरी सवाल उठ रहा होगा, वो ये कि डिफेंस मिनिस्टर के लापता होने की आशंका में दम कितना है। 3 घटनाओं से इसे भी समझ लेते हैं। नंबर 1, 31 अगस्त को चीन के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कहा, हम किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं बख्शेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हफ्ते पहले ही चीनी सरकार ने मिलिट्री में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन शुरू किया था। इसके तहत जुलाई में रॉकेट फोर्स के 2 सबसे सीनियर कमांडर्स को बर्खास्त किया गया। ये फोर्स चीन की पारंपरिक और न्यूक्लियर मिसाइलों के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, 11 सितंबर को जिनपिंग ने आर्मी की एकता पर जोर दिया। बोले, हमें अपने सैनिकों की शिक्षा और उनके मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। सेना के अंदर एकता, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। ये बयान रक्षा मंत्री की गुमशुदगी के बीच आया तो आशंकाएं जताई गई। कहा गया कि जिनपिंग को बगावत का डर सता रहा है, वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, 11 सितंबर को ही बीजिंग में डिफेंस मिनिस्ट्री के कई बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। अगर तीनों घटनाओं को एक सूत्र में बांधकर हम यहाँ पर देखें तो धुंध साफ हो जाती है। जानकारों का कहना है कि ली शांगफू सत्ता प्रतिष्ठान की नजर से गिर चुके हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर और मगर के पहलुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको लल्लन टॉप पर देते रहेंगे। फिलहाल चीन के चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं और चलते हैं रूस की तरफ। 4 बरस बाद रूस में एक ऐसे मेहमान का आगमन हुआ है जिसने पूरी दुनिया की निगाहें टेढ़ी कर दी हैं। हम नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। 4 सितंबर को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी कि किम रूस जा सकते हैं, पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर डील भी हो सकती है। रिपोर्ट आई तो बवाल हुआ। अमेरिका ने धमकी दी कि डील हुई तो प्रतिबंध लगाएंगे और भी देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। नॉर्थ कोरिया और रूस चुप रहे। फाइनली 11 सितंबर को पता ये चला कि रिपोर्ट सच्ची थी। किम जोंग उन की रेलगाड़ी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से निकलकर रूस की तरफ बढ़ रही है। पहले खबर थी कि दोनों नेता
व्लादिवोस्तोक में मिल सकते हैं। ये शहर चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा के पास है। यहीं पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। इस बैठक के जरिए पुतिन एशिया के देशों से मुखातिब होते हैं। पिछली बार किम जोंग उन 2019 में रूस आए थे, तब उन्होंने व्लादिवोस्तोक में ही पुतिन से मुलाकात की थी, मगर इस बार उन्होंने रूट बदल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम की ट्रेन वोस्तोस्नी कॉस्मोड्रोम की तरफ जा रही है। ये रूस का पहला कमर्शियल स्पेस सेंटर है। पुतिन ने कंफर्म किया है कि वो किम से मिलने वहीं पर जा रहे हैं। किम जोंग उन और पुतिन की मुलाकात से क्या बदल सकता है और अमेरिका इससे परेशान क्यों है, इस विषय पर हमने दुनियादारी में विस्तार से पहले भी बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।